यस, सो फॉर्मली मैं आप सबका एक बार वेलकम कर देता हूं। वेलकम टू दिस फार्मर्स एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, किसान सशक्तिकरण अवसर। एक किसान को हम किस तरीके से उनके लाइफ के अंदर एक अच्छा एम्पावरमेंट लेके आ सकते हैं, जिस लेवल पे आज हैं वो उससे भी और हायर लेवल पे कैसे जा सकते हैं, उसकी बात आज हम आप इस वेबिनार में हम लोग सब मिलकर करने वाले हैं। सो आप सबका वेलकम है माय डियर फ्रेंड्स। जितने भी फार्मर्स आज हमारे साथ कनेक्टेड है उन सबको स्पेशल वेलकम है। एंड जो लोग फार्मर्स के लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फार्मर्स के लाइफ को एम्पावर करना चाहते हैं, जिसके वजह से हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट आ सकता है, क्योंकि हमारा किसान अगर खुश है तो हमारे पूरे देश के अंदर एक खुशहाली आ सकती है। तो जो लोग इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि हम अपने किसानों को, अपने किसान भाइयों को कैसे एम्पावर कर सकते हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं एंड किसान भाइयों का भी स्वागत करता हूं। तो एक बहुत बड़ा नारा है जो हमने कई दिनों से सुनते आ रहे हैं, किसान की उन्नति में ही देश की प्रगति है। किसान की उन्नति में ही देश की प्रगति है। एंड ये बात 100%, 101% करेक्ट है कि जब तक किसान के घर में उन्नति नहीं होगी तब तक हमारे देश की प्रगति कैसे हो सकती है? ये क्या संभव ही नहीं है। देश की प्रगति विदाउट, अगर हम सोचे कि किसान की प्रगति के बिना हो जाए तो ये हो ही नहीं सकता है। तो किसान को अगर हम उन्नत बनाते हैं तो हमारा देश भी उन्नत हो सकता है, प्रगतिशील हो सकता है एंड बहुत जल्दी हम बहुत बड़े कामयाबी तक पहुंच सकते हैं, पूरे देश को एक बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो सबसे फाउंडेशन लेवल पे जो काम करना है वो है हमें हमारे फार्मर्स के ऊपर काम करना है। हमारे किसान भाइयों को हम कैसे उन्नत बना सकते हैं उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। सो आपने बहुत सारे पॉलिटिशियन से ये लेक्चर सुना होगा जो मैं अभी आपको जो अभी बताया 2 मिनट के अंदर, लेकिन उस जो लेक्चर लोग देते हैं, जो आकर के स्टेज के ऊपर भाषण देते हैं, एंड वो काम आज हम करने वाले नहीं है। प्रैक्टिकली एक किसान भाई के घर पे कैसे उन्नति आएगी, कैसे उसके दुख दर्द को हम जानते हैं एंड कैसे उनके उनके जो तकलीफें हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यू है वो हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल तरीके से। ऐसा नहीं कि स्टेज पे आ गए एंड बस हमने लेक्चर दिया एंड हवा में चले गए। हम जिसके साथ आज एसोसिएट होंगे, जो किसान भाई आज हमारे साथ एसोसिएट होंगे, वो हमेशा हमारे साथ लाइफ लॉन्ग के लिए एसोसिएटेड रहेंगे एंड उनको जो हम बताने वाले हैं उनमें उनको हम हेल्प करेंगे, हैंड होल्ड सपोर्ट उनको हम करने वाले हैं। सो आज हम जो बात करने वाले हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये हर व्यक्ति के लिए आज इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड इंपॉर्टेंट हमारा विषय है, हमारे देश के लिए, हमारे स्टेट के लिए एंड हमारे लिए भी। यस, तो ऐसे तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसान की उन्नति देश की प्रगति, ये कब सुनते हैं हम लोग? जब किसान दिवस आता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है एंड इस दिवस के अंदर एक ही चीज होता है, टीवी के अंदर बड़े बड़े भाषण देने वाले लोग आ जाते हैं, कभी कभी स्टेज के ऊपर भी पब्लिक इकट्ठा होकर के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन केवल सेलिब्रेट करने से माय डियर फ्रेंड्स किसान के घर पे उन्नति आने वाली नहीं है। केवल लेक्चर देने से किसान के घर पे उन्नत होने वाला नहीं है। कैसे होगा? कैसे हम एक फार्मर के लाइफ के अंदर इंपैक्ट डाल सकते हैं, कैसे एक फार्मर की लाइफ के अंदर हम एम्पावरमेंट लेके आएंगे? आज का सेशन अटेंड करने के बाद आपको लगेगा कि वाकई में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड कैसे कर सकते हैं? किसान की उन्नति होगी कैसे? किसान की उन्नति होगी कैसे? हमारे फार्मर का डेवलपमेंट कैसे होगा? कैसे होगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है एंड इस पे सदियों से लोग कर रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे लोग रोटी भी सेक रहे हैं। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज भी आके इसके ऊपर नोटिस लिख के चली जाती है, लेकिन जो डेवलपमेंट फार्मर्स का होना चाहिए, जिस स्तर पे होना चाहिए, देखिए कुछ तो बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, ऐसा नहीं बोल सकते कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है, लेकिन जो उन्नति हमारे फार्मर्स के घर पे होना चाहिए वो उन्नति अभी तक नहीं पहुंच पाई है ना? तो कैसे हो सकता है उसका एक 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 प्लेटफॉर्म में रखने जा रहा हूं आप सबके बीच में कि कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबिलिटी हम कर सकते हैं, हम और आप मिलकर के। देखिए हमें समझना होगा कि एक फार्मर्स की लाइफ को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं, या हमारे साथ जो किसान भाई हैं इस चीज को महसूस करते होंगे कि किसान का रिक्वायरमेंट क्या है, एक फार्मर की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको उसको क्या चीज की जरूरत है, उसको क्या चाहिए, उसकी अगर हम जो उसको चाहिए अगर हम वो दे दें उसको, तो वो किसान उन्नत हो सकता है। तो एक किसान को, किसी भी किसान को केवल 3 चीज चाहिए होता है मुख्य तौर पे। मुख्य तौर पे
बाकी सारे काम वो इस काम से ही कर लेगा। सबसे पहला जो वो खेती कर रहा है, जो वो क्रॉप कर रहा है, जो फार्मिंग कर रहा है, उसका एक्सपेंडिचर, उसका जो खर्च है आज दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। अगर उस किसान को ये बता दिया जाए कि अपने एक्सपेंडिचर को, अपने खर्च को हम कैसे एक फार्मर कम कर सकता है, तो ये उसकी रिक्वायरमेंट है, वो उसकी जरूरत है कि उसका एक्सपेंडिचर के, उसके खर्चे को हम कैसे कम कर सके। तो पहला बात हम यही करने वाले हैं कि हम एक किसान के जो महीने का जो खर्चा है उसको हम कैसे कम कर पाएंगे, यानी कि जो फार्मिंग कर रहा है, जो खेती बाड़ी कर रहा है, उसके अंदर जो वो खर्च करता है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। सेकंड हम बात करने वाले हैं कि एक किसान के जो पैदावार है, जो फार्मिंग है, उसके प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। यील्ड का मतलब होता है उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पर हेक्टर, एक हेक्टर के अंदर उसका कितना प्रोडक्शन निकल रहा है, कितना उसका कितना केजी, कितना कुंटल, कितना टन वो निकाल पा रहा है, उसके हिसाब से उसके यील्ड को देखा जाता है। तो उसके प्रोडक्शन को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। एक किसान को क्या चाहिए कि उसका पैदावार जो है, उसका फसल जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो, है ना। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ये हमारा सेकंड टॉपिक होगा आज के दिन में। एंड तीसरा, जो फसल वो पैदा कर रहा है, एक किसान जो इतनी कड़ी मेहनत करके, धूप पसीना ना देखते हुए, खून पसीना एक करके जो वो मेहनत करता है, उसके बाद जो वो क्रॉप, उनका जो फार्मिंग करने के बाद जो प्रोडक्ट उनके पास आता है, उसका अगर सही वैल्यू उसको ना मिले, सही वैल्यू, तो अगर क्रॉप मान लीजिए इस तरीके से नहीं हो पाया जो होना चाहिए था, तो उसका वैल्यू उसको कैसे मिल सकता है, उसका प्राइस उसको सही कैसे मिल सकता है, क्या हम उसके प्राइस को बढ़ाने में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आज हम उसी विषय पे बात करने वाले होंगे, ये हमारा तीसरा पॉइंट होगा। तो आज का हमारा टॉपिक केवल यही होगा माय डियर फ्रेंड्स, यही होगा कि सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों का जो एक्सपेंडिचर, जो खर्चा है, वो कैसे कम करेंगे। दूसरा, उनका प्रोडक्शन कैसे वो बढ़ा सकते हैं। तीसरा, उनका जो प्राइस वो अभी तक अपने फसल का ले रहे हैं, उसका प्राइस वो कैसे बढ़ा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। ये तीसरा टॉपिक होगा। तो आप में से कितने लोग इस सेशन को अटेंड करने के लिए एक्साइटेड है कि यस, ये तो जबरदस्त टॉपिक है, अगर इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर लें तो ये यकीनन हम अपने किसान भाइयों की मदद कर सकते हैं। यस और नो, क्या आपको लगता है कि यस, आर यू एक्साइटेड। अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक से हमारे सारे किसान भाइयों को फायदा होगा, तो आप टाइप कर दीजिए यस चैट बॉक्स के अंदर। अगर आपको लगता है नहीं, तो नो लिख दीजिए। यस। सो जितेंद्र भाई लिखते हैं यस, मोहित अग्रवाल साहब लिखते हैं यस, शर्मा जी लिखते हैं यस, प्याली मैम लिखती हैं यस, दीपचंद्र सरकार सर बोलते हैं यस, नारायण जी बोलते हैं यस, परशुराम जी बोलते हैं यस। ओ माय गॉड, सारे के सारे लोग सहमत है कि यही यस, यही तो टॉपिक है जो हमें रिक्वायरमेंट है, हमारे हमारे किसान भाइयों को। और चाहिए क्या। अगर ये उनका मूल कारण को, अगर हम मूल जो उनका प्रॉब्लम है उसको हम ठीक कर दें, तब तो ये सब कुछ हो सकता है। यस, जगदीश सिन्हा जी बोल रहे हैं, सिंह जी बोल रहे हैं यस, यस, शीला मैम बोल रहे हैं यस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब आप सभी लोग सहमत हैं, तो हम इस टॉपिक पे ही बात करेंगे आज। यस। सो सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करेंगे अभी कि एक एक्सपेंडिचर, जो खर्चा जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। तो किसी भी किसान, किसी भी फार्मर का जो एक्सपेंडिचर है वो किस चीजों पे होता है, किन चीजों पे होता है। सबसे पहला इरिगेशन, यानी कि सिंचाई। जब वो पानी अपने खेतों के अंदर डालता है तो उसमें उसका एक खर्च आता है। अगर नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है तब तो खर्च नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह पे जहाँ पे पंप से निकाला जाता है, या बोल सकते हैं कि बोरिंग से निकाला जाता है, नहर बनाया जाता है, तो उसमें खर्च होते हैं, उसमें मोटर लगता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता है ना। तो इरिगेशन के अंदर भी खर्च होता है। दूसरा, किसी भी फसल को उगाने के लिए किसान को चाहिए होगा उसका बीज, सीड। वो नॉर्मल सीड भी हो सकता है या हाइब्रिड भी हो सकता है। आजकल हाइब्रिड का जमाना है, हर जगह लोगों को बड़े बड़े सब्जियां, फल चाहिए, हाइब्रिड चाहिए। तो हाइब्रिड का दाम अगर आप देखेंगे माय डियर फ्रेंड्स, सीड्स का बहुत बहुत ज्यादा बढ़ चुका है माय डियर फ्रेंड्स। तो सीड का भी खर्चा एक होता है किसान भाइयों का। तीसरा, सीड उसने अगर खेत में डाल दिया, जब वो पौधा निकलना शुरू हो जाएगा, उस पौधे को बढ़ाने के लिए तेजी के साथ उसको खर्च करना पड़ेगा फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के ऊपर, है ना। तो फर्टिलाइजर के ऊपर भी उसका खर्च होगा, जैसे यूरिया या डीएपी, है ना। इसके ऊपर वो खर्च करते हैं। ऐसा और भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है जो किसान भाई यूज करते हैं। तीसरा, चौथा, फर्टिलाइजर को यूज किया तो उनका जो फसल है वो बढ़ने लग जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। जैसे जैसे प्लांट आगे बढ़ेगा, पौधा जब बढ़ेगा, पैदावार जब बड़ा होने लगेगा,
तब उसको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, वो है कीटनाशक। इतना मेहनत से जिसको खड़ा किया उन्होंने खेत को, कुछ ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं माय डियर फ्रेंड्स, जो पेस्टिसाइड होते हैं, जो पेस्ट होते हैं, जो पूरे फसल को तबाह कर सकते हैं। इंसेक्ट ऐसे ऐसे होते हैं जो पूरे फसल को खा के खत्म कर सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड वो लोग यूज करते हैं किसान भाई, ताकि वो किसानों को ताकि वो अपने फसल को प्रोटेक्ट कर सकें, बचा सकें उन इंसेक्ट से। उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। वो एक मेडिसिन होता है, एक केमिकल होता है जो किसान भाई को यूज करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। फंगीसाइड, बहुत सारे फसल के अंदर फंगस का प्रॉब्लम हो जाता है, उस फंगस के प्रॉब्लम से बचने के लिए फंगीसाइड यूज करते हैं हमारे किसान भाई। एंड देखिए, जब फसल उगता है ना, उसके साथ साथ बहुत सारे घास वगैरह निकलने लगते हैं, जिसको बोलते हैं अनवांटेड प्लांट, जिसको वीडीसाइड बोलते हैं। वीड को क्या बोलते हैं? वीड का मतलब होता है जो अनवांटेड प्लांट आपके फसल के साथ उग जाएंगे, उसको वीड बोलते हैं। उस वीड को खत्म करने के लिए किसान भाई यूज करते हैं वीडीसाइड। तो अंततः ये मेडिसिन के तौर पे या केमिकल के तौर पे ये तीन चीजें मुख्य तौर पे यूज किया जाता है, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या वीडीसाइड। तो ये चार तरीके से किसान भाइयों का खर्च हो रहा है अभी अभी फिलहाल टाइम पे। एक तो पहला इरिगेशन, सेकंड उसके बीज के ऊपर, सीड के ऊपर, तीसरा खाद के ऊपर, खाद मतलब फर्टिलाइजर, यस, एंड मेडिसिन, मेडिसिन मतलब केमिकल जो यूज करते हैं वो लोग, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, वीडीसाइड। तो ये चार रीजन है जहां पे वो लोग अपने खर्च को करते हैं। अब कैसे हम इनको एक्सपेंडिचर को कम कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन के ऊपर बात करते हैं कि भाई प्रॉब्लम तो हमें पता है। बहुत सारे किसान भाई होंगे बोले यार प्रॉब्लम तो सर हमें पता है, उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो तो हमें बताइए। यस, देखिए, अगर 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 किसी किसान भाई का जो इरिगेशन है यानी कि सिंचाई है, अगर वो नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि नेचुरल इरिगेशन सिस्टम उनके पास है, तब तो उस पर कोई खर्च नहीं हो रहा है। एंड इसके ऊपर हमारा कोई जोर भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो विधाता का बनाया हुआ है, ऊपर वाले का बनाया हुआ है। एंड बहुत सारे ऐसे रीजन है जहाँ पे हमारे किसान भाई नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिश के ऊपर डिपेंडेंट है, मानसून जो आता है उसके ऊपर ही डिपेंडेंट होता है उनका पूरा का पूरा फसल। तो इसके अंदर तो उनका कोई खर्च नहीं होता है, मतलब पानी पानी पटाने के लिए कोई खर्च नहीं होता उनमें, है ना। लेकिन जो मेन मेड इरिगेशन सिस्टम है, मेन मेड यानी कि जो आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेशन सिस्टम किया जाता है, सबसे पहला एक जब सबसे ज्यादा हमारे देश के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोकल इरिगेशन। ये आप देख सकते हैं पहला फोटो जो मैंने लगाया, लोकल इरिगेशन सिस्टम, जिसमें बोरिंग के थ्रू या टुल्लू के थ्रू उसको बाहर निकाला जाता है जमीन से पानी, एक टैंक के ऊपर भरा जाता है, उस टैंक से पूरे खेत के अंदर नहर से ये पानी जाता है। तो जब नहर से पानी जाएगा एंड अलग अलग ब्रांचेस के थ्रू खेत के अंदर हर जगह पे पहुंचेगा ये, तो इसको बोलते हैं लोकल इरिगेशन सिस्टम, जिसमें थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा बना करके उसके पाथवे बनाया जाता है ताकि खेत के कोने कोने तक इस पानी को पहुंचाया जा सके। लेकिन पानी आने का सोर्स क्या है? जमीन से हम पानी खींचते हैं, उसमें हमें सबमर्सिबल पंप लगाना पड़ता है, पंप यूज होता है, मोटर यूज होता है ना। तो सबमर्सिबल पंप अगर चलाएंगे तो उसमें पैसा तो लगेगा, है ना, बिजली का खर्चा तो आएगा, यानी कि यहाँ पे भी एक खर्च हो रहा है। दूसरा एक टेक्निक है जो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, वो है स्प्रे इरिगेशन, स्प्रे सिस्टम। जैसे मोटर के थ्रू, पाइपों के थ्रू इसके अंदर स्प्रे स्प्रे का सिस्टम होता है, वो ऑटोमेटिक अगर आप स्विच ऑन कर देंगे तो पूरे खेतों के अंदर वो पूरा बारिश की तरह पानी फैलाना शुरू कर देगा चारों तरफ। इसको बोलते हैं स्प्रे इरिगेशन। एंड तीसरा जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, यानी कि आप बोल सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सबसे एडवांस लेवल पे है, वो है ड्रिप इरिगेशन, यानी कि बूंद बूंद करके पानी प्लांट तक पहुंचता है। तो वो क्या करते हैं, प्लांट एक क्यारी के तौर पे उस प्लांट को लगाते हैं एंड उसके साथ से एक पाइप लेके जाते हैं, पतली पाइप, वहां पे छोटे छोटे होल्स होते हैं जिससे वो पानी ड्रॉप ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता रहता है। तो इस सिस्टम के अंदर पानी की बहुत बचत होती है, लेकिन इस पाइप के अंदर पानी को फ्लो करने के लिए भी तो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा। यानी कि इस तीनों तरीके से इसमें खर्च पक्का है कि होगा किसान भाई का। होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा, क्योंकि इरिगेशन में तो पंप लगेगा, मोटर लगेगा, उसका बिजली का खर्चा तो आएगा। देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे चीजें हैं जो उसके ऊपर हमें खर्च के ऊपर काम करना है। यस, तो खर्च कहाँ पे होगा? अगर अगर वो अपने पावर यूज करेंगे, सबमर्सिबल पंप यूज करेंगे, मोटर यूज करेंगे, तो पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे खर्चा होगा। दूसरा, जो मोटर वो यूज कर रहे हैं, जो सबमर्सिबल पंप है, कभी खराब भी होगा, कभी उसको मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा, उसमें भी उसका खर्च होगा।
तीसरा, अगर बहुत बड़े लेवल पे खेत है तो एक आदमी से काम नहीं चलता, उसमें आपको 2-4 आदमी या अपने खेत के अनुसार, अपने फील्ड के अनुसार आपको मैन पावर हायर करने पड़ेंगे, जो आपके ये इरिगेशन के लिए काम करेंगे। वो इंश्योर करेंगे कि आपके फसल में हर जगह पे पानी पहुंच रहा है। जैसे टी गार्डन होता है, एकर्स ऑफ एकर्स के अंदर टी गार्डन होता है, उसमें एक आदमी जाके पानी नहीं छिड़क सकता है ना। उसमें स्प्रे सिस्टम किया था, लेकिन उस स्प्रे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए भी कितने देर पानी लगाना है, किस एरिया में, उसका एक एरिया डिफाइंड है। लेकिन दूसरे एरिया में, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन के अंदर टी गार्डन होता है, छोटा मोटा एरिया में टी गार्डन नहीं होता है, उस पूरे एरिया को कवर करने के लिए बहुत बड़ा मैन पावर की जरूरत पड़ती है। तो अगर वो व्यक्ति अगर वो हायर कर रहा है तो वहां पे भी खर्च है, अगर आप बड़े लेवल पे बड़े लेवल पे फार्मिंग कर रहे हैं तो ये कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर है जो मैन मेड इरिगेशन के थ्रू हो रहा है। इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? सपोज करिए आपने किसी किसान भाई ने एक फसल को लगाया, सपोज करिए टमाटर का खेती स्टार्ट किया, तो टमाटर जब वो बीज डालेगा एंड जब तक उसको टमाटर निकलेगा, तब तक को एक फसल बोलेंगे, एक क्रॉप बोलेंगे। तो अगर वो उस टमाटर निकलने तक उसके पास 4 बार या 5 बार उसको पानी पटाना पड़ता है, या ज्यादातर लोग 3 बार या 4 बार डालते हैं, जब तक उनका टोटल फसल पक के रेडी ना हो जाए। तो अगर वो 3 बार, सपोज करिए वो 3 बार यूज करते हैं पानी पटाना, यानी कि इरिगेशन करना, पानी डालना खेतों में, तो 3 बार के जगह पे अगर उनको 2 बार ही पानी पटाना पड़े, यानी कि 2 बार ही पानी को डालना पड़े खेतों के अंदर सिंचाई के लिए, तो क्या उनका खर्च कम होगा कि नहीं होगा? इलेक्ट्रिसिटी का खर्च कम होगा, डेफिनेटली कम होगा। इससे उनका कितना परसेंट का डिफरेंस होगा? 30% कॉस्टिंग कम आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट कम हो जाएगा, है ना। मोटर अगर कम चलेगा, उसको उसका मेंटेनेंस का खर्चा भी ज्यादा आएगा, कम आएगा, क्योंकि ज्यादा लंबे समय तक मोटर चल सकता है। एंड मैन पावर का भी कॉस्टिंग कम हो सकता है, क्योंकि कम बार अगर आपको इरिगेशन करना पड़ रहा है, सिंचाई करना पड़ रहा है, तो आपका कॉस्टिंग कम आएगा। तो ये हम इरिगेशन कम कैसे करेंगे, कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक प्रोडक्ट है, जिसके बारे में आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा। यस, इस जिसका नाम है एग्री 82। एग्री 82, ये एग्री 82 का काम क्या है, इसको कितना लगाना है? बहुत कम, आप इसके अंदर लगा करके बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। इरिगेशन के लिए, अगर सिंचाई के लिए आपको इसको यूज करना है, तो ये 2 ml, केवल 2 ml लगेगा पर लीटर के हिसाब से, सिंचाई के लिए अगर आप यूज कर रहे हैं तो। इसका काम क्या है? इसका काम क्या है, आपके पूरे जमीन के अंदर, पूरे मिट्टी के अंदर ये मॉइस्चर कंटेंट को बना के रखेगा। ज्यादातर क्या होता है, जब हम पानी पटाते हैं तो वो एक अपने आपके माटी के, आपके खेत के ऊपरी सतह के ऊपर पानी रहता है, क्योंकि मिट्टी आजकल बहुत सख्त हो चुका है, तो पानी ऊपर के लेवल पे रहेगा, तो धूप जब गिरेगा उसके ऊपर तो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, भाप बनकर के ऊपर जाएगा। यानी कि आपने जो पानी तो डाला खेतों के अंदर, लेकिन वो वेस्टेज के रूप में जा रहा है, वेस्टेज हो जा रहा है वो, है ना। तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अगर वो पानी जो है जब हम खेत के ऊपर डालते हैं, वो खेत के नीचे हिस्से तक चले जाए, अगर रूट लेवल तक चला जाए, जड़ तक चले जाए, तो इसका मतलब हमारा पौधे के जड़ तक पानी भी पहुंच रहा है एंड मिट्टी के अंदर एक नमी बन के रहेगा, एक भुरभुरापन भी बनाने का काम एग्री 82 करता है एंड पानी को भाप बन के इवापोरेट करने के रोकता है। ये 3 काम इसका काम है। तो इसको इसको अगर आप यूज करेंगे, अगर आप 3 बार अपने खेतों के अंदर पानी डाल रहे हैं, तो इसको यूज करने से, केवल 2 बार पानी डालने से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो मॉइस्चर को, अपने नमी को बना के रखेगा आपके खेतों में एंड मिट्टी को भी हल्का करेगा, भुरभुरापन करेगा, तो जिससे आपका फसल बहुत अच्छा होगा। एंड ये आपको प्रोडक्ट हम रिकमेंड करेंगे। आपको कैसे मिलेगा वो हम बताएंगे आपको। तो ये एक्चुअली में है क्या एग्री 82? एग्री 82 जो है, ये एक हाईली कंसंट्रेटेड नॉन आयनिक स्प्रे है, एडजुवेंट है विद 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट और भी मिलेंगे आपको इस टाइप के, कम है लेकिन है, लेकिन उसके अंदर मैक्सिमम जो पावर होता है वो 80 पावर का होता है। लेकिन ये 82 पावर का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो 82 पावर के साथ, 82% एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ ये आपको मिलेगा। एंड इसको बोलते सकते हैं हम स्प्रेडर, एक्टिवेटर एंड वेटर, यानी कि पूरे खेतों के अंदर ये स्प्रेड हो जाएगा एंड आपके फसल को एक्टिव करेगा एंड पूरे नमी को बना के रखेगा, खेत के अंदर बेटर लेके आएगा। इसका डेमो देखना चाहते हैं तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको डेमो भी दिखाने वाले हैं। तो पहला बात हमने बात किया कि सिंचाई के कैसे हम, सिंचाई के खर्च को हम कैसे कम कर सकते हैं, इस टॉपिक को हमने कवर कर लिया। आइए जानते हैं कि हम जो सीड है, जो बीज है, उस पे हमारा कैसा इम्पैक्ट पड़ सकता है, कैसे आप अपने सीड के खर्चे को कम कर सकते हैं।
यस, यानी कि बीज के खर्च को कैसे कम करेंगे। यस, तो नॉर्मली जो बीज खेतों के अंदर डाला जाता है माय डियर फ्रेंड्स, कितने भी किसान भाई आप हमारे साथ एसोसिएटेड है, उन सबको पता है कि जितना बीज हम डालेंगे, अगर 100 बीज हम खेत में डाल रहे हैं तो 100 के 100 बीज पौधे के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। यानी कि कन्वर्जन रेट सीड टू सेपलिंग, पौधे को सेपलिंग बोलते हैं, एंड सीड टू सेपलिंग कन्वर्जन रेशियो जो है वो बहुत कम होता है। यानी कि अगर 100 बीज डालेंगे तो 30-40 बीज ही पौधे में कन्वर्ट हो पाता है। यानी कि ज्यादातर बीज जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं या वो उससे पौधा नहीं निकलता है। तो इसका मतलब उनको ज्यादा बीज डालना पड़ेगा अगर उनको प्रोडक्शन ज्यादा चाहिए तो, है ना। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है कि हमारा सारा का सारा बीज पौधे में कन्वर्ट हो जाए। इसका सॉल्यूशन क्या है ना। तो देखिए हम लोग बहुत किसान भाई हमारे सीड जब डालते हैं, जब बीजों को बीजारोपण करते हैं, तो सीड से सेपलिंग करने के लिए यानी कि पौधे में कन्वर्ट करने के लिए रेशियो बहुत कम है, बहुत कम रेशियो है। इस रेशियो को हम बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए हमारे पास एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है, यूनिक प्रोडक्ट है, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, जिसको बोलते हैं एग्री ह्यूमिक। ह्यूमिक, ये एग्री ह्यूमिक क्या प्रोडक्ट है? जैसे हम लोग मल्टीविटामिन खाते हैं, मल्टीविटामिन, है ना। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानते होंगे स्पाइरुलिना के बारे में। स्पाइरुलिना एक ऐसा तत्व है जो हमारे को मल्टीविटामिन के तौर पे हम उसको यूज कर सकते हैं। इसीलिए पौधे के लिए भी कुछ मल्टीविटामिन होता है। लेकिन सीड के ऊपर कैसे आप इसको लगा सकते हैं? जैसे ही आपने सपोज करे किसी किसान भाई ने सीड को लिया और उसको डालने का टाइम जब आ जाता है, उसने पैकेट खोला सीड का एंड उसको निकाला, उस पे क्या करना है, इस एग्री ह्यूमिक का उसको हल्के हाथों से लेप लगाना है। लेप, रगड़ना नहीं है, सीड को बीज को तोड़ना नहीं है, हल्का सा लेप लगाना है। जैसे फेस के ऊपर हम लोग क्रीम लगाते हैं हल्के हाथों से, उसी तरीके से बीज को भी बहुत ध्यान से, वो टूटे नहीं, टूटना नहीं चाहिए, उस हिसाब से उसके ऊपर केवल लेप लगाना है, लेप। एंड लेप लगा करके उसको थोड़ा देर धूप में डालना है एंड उसके बाद उस बीज को आप बीजारोपण कर दीजिए, बीज को फैला दीजिए। आप देखिए 90% कन्वर्जन रेशियो आपका बढ़ जाएगा, 90%। इवन बहुत सारे केस में तो 95% तक कन्वर्जन रेशियो हम लोग को मिला है। एंड हमें कैसे पता चला ये बात कैसे पता चला? ये बात हमें चला प्रैक्टिकल फील्ड में जाने से। हमने कई सारे किसान भाइयों को बोला है कि आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। तो उन्होंने क्या किया, एक खास एरिया के अंदर अपना एक एक्सपेरिमेंट वो लोग करते रहते हैं। जैसे मैंने कहाँ करवाया था? नर्सरी में करवाया था। नर्सरी में क्या करते हैं कि वो उनका बहुत हिसाब किताब बहुत अच्छा रहता है। वो पर कितने बीज वो लोग डाल रहे हैं वो भी काउंट करते हैं, ताकि उनको पता चल सके कि हमारा कितना बीज में से कितना पौधा बन पा रहा है। तो नर्सरी के अंदर ये चीजों को बहुत वो लोग सही तरीके से काउंट करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बिजनेस उसी पे चल रहा है। तो नर्सरी में मैंने ये एक्सपेरिमेंट करवा के देखा था कि अभी आपका बीज का कन्वर्जन कितना आ रहा है। एंड फिर जब हमने ह्यूमिक डलवाया उनको, एंड उसके बाद फिर जब उनसे हमने फीडबैक लिया, तो बहुत ही पॉजिटिव बोले कि यार ये तो बहुत गजब का प्रोडक्ट आपने दिया हमें। एंड उसके बाद उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से हमें ऑर्डर देना शुरू किया, एंड हमेशा उनका ऑर्डर बना रहता है, हर महीने का ऑर्डर रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त ये प्रोडक्ट है। ये हर तरह के फसल में काम आता है, चाहे आप फल पे काम करिए, फूल पे काम करिए, चाहे किसी भी तरीके का फसल हो, आपका ये काम आएगा। ये विटामिन के तौर पे काम आता है। स्पेशली सीड टू सेपलिंग को कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही बेहतरीन हमारे पास ये प्रोडक्ट है। जो यूनिक प्रोडक्ट है, वो कहीं भी इंडिया में ऐसा प्रोडक्ट आपको अवेलेबल नहीं मिल पाएगा। जो पावर हमारे पास है वो पावर किसी के पास भी नहीं है। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हमने दो तरीका आपके साथ शेयर किया। इरिगेशन को कम, मतलब इरिगेशन सिंचाई के ऊपर कैसे हम खर्च कर सकते हैं, सीड के ऊपर अपना खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आप एग्री ह्यूमिक को यूज करेंगे, एग्री ह्यूमिक यूज करेंगे, तो आपका बीज का जो कन्वर्जन रेशियो वो ज्यादा आएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पौधा आपका बीज से कन्वर्ट होगा, तो आपका सीड का खर्चा कम आएगा। मैंने कम सीड डाल के भी आप ज्यादा प्रोडक्शन उसमें से निकाल पाएंगे। तीसरा एक बहुत बड़ा खर्चा होता है किसान का, वो होता है खाद के अंदर, फर्टिलाइजर के अंदर। किसान चाहे चाहे ना चाहे उसको ये केमिकल तो डालना ही पड़ेगा, है ना। किसान चाहे चाहे ना चाहे उसको ये यूरिया डालना पड़ेगा। यूरिया डीएपी डालने से होता क्या माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक साल में आपने यूरिया मान लीजिए 5 किलो डाला एक खेत के अंदर, अगले साल उसको 7 किलो डालना पड़ता है, क्योंकि उस जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि हम केमिकल डाल रहे हैं। एंड केमिकल डालेंगे तो उसका जो उर्वरक शक्ति है, जो हमारे धरती का, वो कम होगा ही होगा।
तो ये केमिकल डालने की वजह से कम तो हो रहा है, इसके वजह से अगले साल उसको 5 किलो से वो 7 किलो पे आना पड़ेगा, फिर अगले साल 7 किलो से उसको 10 किलो पे आना पड़ेगा। एंड इस तरीके से उसकी यूरिया की मात्रा बढ़ती जा रही है, डीएपी की मात्रा बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके खेतों के जो एक्चुअल में जो उर्वरक शक्ति है वो कम होते जा रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय क्या है? सॉल्यूशन तो सबको, प्रॉब्लम तो सबको, सारा किसान भाई को पता है कि आप बात सही बोल रहे हैं साहब। हम नहीं चाहते हैं कि इसके अंदर हम केमिकल डालें धरती की माँ के ऊपर, लेकिन हमें डालना पड़ता है फसल ज्यादा लेने के चक्कर में। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं उसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, हर किसान चाहे ना चाहे उसको यूरिया या डीएपी या इस तरह के कोई भी फर्टिलाइजर खाद को यूज करना ही पड़ता है ना। लेकिन देखिए ऐसे तो यूरिया ऑर्गेनिक अगर कोई यूज कर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन कर रहा है उसमें तो यूरिया नहीं डाला जाता है, लेकिन प्रोडक्शन तो होता है, उसका रेट भी ज्यादा मिलता है। लेकिन किसान भाइयों को प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए यूरिया डीएपी डालना ही पड़ता है, उसका मदद लेना पड़ता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज्यादा है माय डियर फ्रेंड्स। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हमारे जो इंदिरा गांधी मैम थी, जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, जो उन्होंने देखा था कि जो हमारा फूड का रिक्वायरमेंट है, जो हमें जितना खाने का सामान चाहिए देश के अंदर, उस हिसाब से हमारा खेत का जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो रहा था। तो इसको, इस केमिकल को इंपोर्ट किया गया था दूसरे देशों से, एंड इस चलन को निकाला गया था ताकि प्रोडक्शन बढ़े किसान भाइयों का, ताकि हमारे देश के अंदर इसकी जो कमी है अनाज की वो पूरी हो सके। लेकिन उसका साइड इफेक्ट जो है उसके बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया, एंड प्रोडक्शन तो बढ़ गया, लेकिन जो साइड इफेक्ट आया माय डियर फ्रेंड मैं बता दूं, खेती बाड़ी के अंदर सबसे ज्यादा जो एडवांस स्टेट है हमारे पूरे कंट्री के अंदर वो है पंजाब। एंड आप सबको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि पंजाब से एक स्पेशल ट्रेन निकलती है, उसको बोलते हैं कैंसर ट्रेन। उस ट्रेन के अंदर पूरे के पूरे केवल कैंसर के ही पेशेंट है। तो आप देख सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स कि इसका प्रोडक्शन तो बढ़ता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट इतना भयंकर है कि उसका रिजल्ट को हम अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, एंड इसके बहुत तेजी के साथ इसका साइड इफेक्ट पूरे देश के अंदर फैल रहा है। तो लेकिन किसान भाई को भी ये बात पता है कि इससे साइड इफेक्ट होता है, लेकिन उनके पास उपाय नहीं है, तो क्या करें बेचारे, उनको तो प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो हमारे पास एक उपाय है कि अगर आप यूरिया डीएपी के साथ अगर हमारा एग्री 82 को मिक्स कर दें, तो आपको यूरिया कम में भी, आपके कम यूरिया लगाने से भी आपका प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आप 5 किलो यूरिया एक खेत में डाल रहे हैं, तो आपको 3 किलो यूरिया डालने से आपका काम हो जाएगा, अगर आपने अपने यूरिया या डीएपी के साथ एग्री 82 को मिक्स कर दिया तो। अब आपके मन में ये सवाल आएगा, सर एग्री 82 तो लिक्विड फॉर्म में है, एंड यूरिया तो सॉलिड होता है, मतलब ग्रेनुल्स फॉर्म में होता है, इसको मिक्स कैसे कर सकते हैं? लिक्विड और सॉलिड को मिक्स कैसे करेंगे? तो मिक्स होगा ही नहीं। अब क्यों क्यों ऐसा मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल फील्ड में जब उतरा, बहुत सारे किसान भाइयों से मिला, तो उनका ये सवाल था, तो मुझे याद आ रहा है कि सर ये कैसे हो सकता है, यूरिया में हम लिक्विड कैसे मिलाएंगे, वो तो गल जाएगा। है ना। तो उसका एक आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपने झालमुड़ी देखा माय डियर फ्रेंड्स? झालमुड़ी, झालमुड़ी देखा आपने? तो मुड़ी के अंदर वो मस्टर्ड ऑयल, तेल तेल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? मुड़ी है सॉलिड, तेल जो है वो है लिक्विड, दोनों मिलता है कि नहीं मिलता है? कैसे मिलाते हैं? बहुत कम तेल डालते हैं एंड पूरे मिक्सिंग ज्यादा करते हैं। मिक्सिंग ज्यादा करने से वो पूरा फैल जाता है झालमुड़ी के अंदर, एक एक दाने में आपको उस तेल का स्वाद आने लगता है, इतना अच्छे से वो लोग मिक्स करते हैं। तो सेम टेक्निक आपको भी यूज करना है, लाइक झालमुड़ी, झालमुड़ी टेक्निक, इसको आप लिख के रख सकते हैं कि कैसे यूज करना है। वाई यूजिंग झालमुड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यस। सो अगर आप यूरिया के साथ हमारा एग्री 82 को यूज कर लेते हैं, तो आपका यूरिया कम लगेगा लेकिन प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा इसका मतलब ये हुआ कि आपने कम यूरिया में भी प्रोडक्शन बढ़ा लिया, यानी कि केमिकल जो है आपके आपके धरती के ऊपर कम लगेगा, उर्वरक शक्ति जो है आपके खेतों की बढ़ेगी, एंड आपकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। अगर आपका यूरिया कम लगेगा तो कॉस्ट आपका डेफिनेटली घट जाएगा, क्योंकि मेजर तो पैसा इसी पे लगता है, खाद पे लगता है ना। तो ये एक तरीका मैंने बताया आपको कि जिसके वजह से आपका यूरिया डीएपी का खर्च, या जो भी आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं, मेनली यूरिया करते हैं इसलिए मैंने यूरिया का ही नाम लिया, आप किसी भी जो भी खाद यूज करते हैं उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। डेमो देखना चाहते हैं? थोड़ा देर वेट करिए, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा। यस।
तो अभी तक हमने खर्च के ऊपर 3 टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। पहला सिंचाई, दूसरा बीज के ऊपर कैसे हम कॉस्टिंग को कम ला सकते हैं, तीसरा टॉपिक हमने कवर कर लिया कि हम अपने फर्टिलाइजर यानी कि खाद के खर्च को कैसे कम कर सकते हैं। चौथा जो मेजर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है केमिकल या मेडिसिन जो यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या वीडिसाइड। इंसेक्टिसाइड को क्या बोल सकते हैं? कीटनाशक, हिंदी में बोलते हैं कीटनाशक। एंड फंगिसाइड को क्या बोलते हैं? फफूदनाशक। फफूदनाशक को फंगिसाइड बोलते हैं। एंड खरपतवार, खरपतवार जो अनवांटेड प्लांट जो उग जाता है उसको खरपतवार बोलते हैं। खरपतवार नाशक को वीडीसाइड भी बोला जाता है। यस, तो हमें क्या करना है, इस खर्च को कैसे कम कर सकते हैं? कीटनाशक, कीटनाशक एंड आपका फफूदनाशक है ना, एंड तीसरा आपका खरपतवार। यस, बहुत सारे लोग इसमें से ऐसे लोग होंगे जो ये सब टर्मिनोलॉजी को नहीं जानते होंगे। आप पहली बार इस तरीके से मीटिंग में आए हैं तो कोई सुनिए, किसान भाई को तो ये सब पता है, किसान भाइयों को ये सब पता है क्योंकि ये तो डेली उनका यही काम ही है एंड ये इनसे तो डेली उनका जूझना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल मार्केट के अंदर है जिसको आप हाथ से टच भी नहीं कर पाएंगे। एंड अगर वो किसान भाई अगर या ऐसे व्यक्ति के हाथ में मिल जाए ऐसा कोई केमिकल, डेंजरस केमिकल, एंड जितने भी आपने केस सुना होगा ना कि कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो ये केमिकल को ही यूज कर लेते हैं आत्महत्या के लिए। सो इट्स वेरी डेंजरस। मैं आपको ये बात इसलिए बोला, ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए लेकिन फिर भी मैं इसलिए दिया क्योंकि ये केमिकल जो है ना कितना खतरनाक है, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना खतरनाक है, इसका आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन इसको अपने फसल को बचाने के लिए मजबूरी में किसान भाइयों को यूज करना पड़ता है, नहीं तो वो कीट जो है वो खा जाएंगे फसल को। फंगस पूरे फसल को बर्बाद कर सकता है। जो खरपतवार है वो बढ़ जाएंगे और फसल आपका एकदम बेकार हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए उनके पास एक ही तरीका है आज के दिन में, वो है मेडिसिन या केमिकल इसको बोलते हैं। एंड केमिकल के लिए उनके गांव में एक दुकान होता है जहां से वो खरीद के लाते हैं इस केमिकल को, आसपास के दुकान से लेके आते हैं। लेकिन ये बहुत खतरनाक है माय डियर फ्रेंड्स। तो इसको हम इसके कंजम्पशन को कैसे कम कर सकते हैं, खर्च को भी कैसे कम करेंगे उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड या वीडिसाइड तीनों को एक स्प्रे के तौर पे, मतलब इसको पानी के साथ मिक्स करके इस केमिकल को स्प्रे किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं पहला फोटो के अंदर स्प्रे किया जा रहा है, दूसरा फोटो के अंदर आप देख सकते हैं अलग अलग टाइप के मशीन होते हैं स्प्रे करने के। तो इस तरीके से स्प्रे के थ्रू इसको खेतों के अंदर डाला जाता है जिससे फसल को बचाया जा सके। जब हम स्प्रे करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, कोई भी किसान जब स्प्रे करता है तो आप देख सकते हैं ये दो ड्राइंग के अंदर ये क्या होता है, ये पत्ते के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप बन जाता है, यानी कि पूरे पत्ते के ऊपर फैलता नहीं है। ये पानी का बूंद बूंद करके पत्ते के ऊपर आ जाता है ना। ऐसा ही होता है जब भी हम स्प्रे करेंगे किसी भी पौधे के ऊपर, इसी तरीके से आपको नजारा दिखेगा। आप फोटो खींचेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा। तो इसका हो क्या रहा है, अगर मैं आपको इसका निष्कर्ष बताऊं क्यों मैंने ये फोटो लगाया। आप देखिए, कोई भी पत्ते के ऊपर जब स्प्रे करेंगे आप किसी भी फसल के ऊपर, इस तरीके से बूंद बूंद जो है पानी आपको दिखेगा। एंड जैसे ही उसके ऊपर कोई हवा आएगा एंड बारिश अगर आएगा तो ये सारा केमिकल धुल जाएगा। हवा आएगा तो ये केमिकल नीचे गिर जाएगा क्योंकि बूंद के रूप में है, बूंद के रूप में है तो वो नीचे गिर जाएगा। तो आपने जो पैसा लगाया एंड आपने जो छिड़काव किया है ना, तो आपको लग रहा है कि इसका असर नहीं हो रहा है, हवा चल गया तो नीचे गया तो असर कैसे होगा, पत्ते के ऊपर लगा ही नहीं, उसका असर ही नहीं हुआ। तो आप और छिड़काव करेंगे कि और एक बार डाल के देखते हैं। तो यानी नहीं कि आप जो केमिकल लगा रहे हैं उसके वजह खर्च है वो बढ़ रहा है आपका। इस केमिकल के खर्च को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, एंड जो आप केमिकल यूज करें उसके उसके कंजप्शन को भी हम कैसे कम कर सकते हैं, एंड धीरे धीरे कम करते करते हम खत्म भी कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं आपसे। सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम तो आप सबको पता है। सॉल्यूशन है आपका जो स्प्रे टैंक है जिसमें आप सॉल्यूशन बनाते हैं, उसमें आपको डालना है एग्री 82। एग्री 82 वही प्रोडक्ट जो मैंने आपको पहला दिखाया था। कितना डालना है? केवल 5 ml डालना है 15 लीटर पानी में। 5 ml डालना है 15 लीटर टैंक के अंदर। ये टैंक जो है मोटा मोटी 15 लीटर का ही होता है। कम बेसी भी हो सकता है लेकिन नॉर्मली जो लोग खेत में यूज करते हैं वो 15 लीटर के आसपास ही होता है। तो आपको ये हमारा ढक्कन जो है वो 10 ml का होता है। इसका 10 ml का एक ढक्कन होता है। आधा ढक्कन अगर आप डाल देंगे तो ये आपका स्प्रे तैयार हो जाएगा, सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा क्या होगा, ये पूरे पत्ते के ऊपर आपके केमिकल को फैला देगा। फैलाने से क्या होगा, फैलाने के बाद चिपका देगा।
जितना भी बारिश आ जाए, हवा आ जाए, इसको ये जाने नहीं देगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि आपका एक बार स्प्रे करने से ही आपका पूरे पत्ते के ऊपर फैला हो जाएगा। कम केमिकल डाल के भी आप बहुत बड़ा एरिया को कवर कर पाएंगे, यानी कि आपके केमिकल का खर्चा घटेगा इस एग्री 82 को केवल यूज करने से। यस, यही इसका एक बहुत बड़ा फायदा है। इसका अगर आप डेमो देखेंगे, अगर आप डेमो में आपको दिखाऊंगा एक वीडियो, उससे आपको ये चीज का पता चल जाएगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसके ऊपर आ रहा है। तो मैं आइए आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूँ, जिससे आपको ये सारा चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कैसे ये खर्च को कम करता है। तो ये सारा एक्सपेंडिचर जो है, सिंचाई का हो, चाहे बीज का हो, चाहे खाद का हो, चाहे केमिकल का हो, ये चारों के ऊपर हमारा ये जो 2 प्रोडक्ट हमने आपके साथ शेयर किया, एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक, ये दोनों मिलाकर के अगर आप इसको यूज करते हैं तो ये सारे समस्याओं का सॉल्यूशन आपका हो जाएगा। इसका मैं एक वीडियो बताता हूँ, उसके बाद एक स्पेशल चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप सबके लिए, आप सबके लिए। यस,